तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, हमने पहले आपको पॉलिटी पढ़ाया था। क्या पढ़ाया था? पॉलिटी पढ़ाया था, ठीक है। और पॉलिटी में हमने आपको क्या पढ़ाया था? भारत का संवैधानिक संवैधानिक विकास। क्या पढ़ाया था दोस्तों? संवैधानिक विकास पढ़ाया था, ठीक है। और ये संवैधानिक विकास में हमने दो महत्वपूर्ण बातों को देखा, जिसमें पहला था हमारा बंगाल। बंगाल जो था, इसमें हमने दो महत्वपूर्ण बात को देखा था, जिसमें था पलासी का युद्ध। पलासी का पलासी का युद्ध कौन था दोस्तों? पलासी का युद्ध। और दूसरा था बक्सर का युद्ध, ठीक है दोस्तों। हमने भारत के संवैधानिक विकास में पलासी के युद्ध और बक्सर की युद्ध देखा, जिसमें क्या होता है, पलासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध समाप्त होने के बाद क्या होता है, बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था क्या होता है, स्थापित होता है। यानी कि बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था स्थापित होता है। और द्वैत शासन के अंतर्गत ही क्या होता है, इलाहाबाद की संधि होती है 1765 ईस्वी में। और क्या होता है, बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी किसे प्राप्त होती है? अंग्रेज को प्राप्त होता है, ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे, जब ये द्वैत शासन हो गया तब यहाँ पे क्या होता है, दो प्रकार के नियम कानून बनाने वाले लोग आते हैं, जिसमें हमारा पहला होता है कौन? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। यहाँ पे क्या करता है कि विभिन्न प्रकार के नियम कानून लगाते हैं। और दूसरा था महारानी यानी कि क्राउन का लगाया गया शासन व्यवस्था। यानी कि द्वैत शासन के बाद दो प्रकार की प्रशासनिक व्यवस्था का गठन किया गया, जिसमें था ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका टाइम पीरियड कब था, 1773 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक। और दूसरा था महारानी यानी क्राउन का नियम, जिसे क्या बोलते हैं, महारानी क्राउन का नियम। कब से कब तक इनका रहा? 1857 से 1947 ईस्वी तक इनका शासन व्यवस्था रहा, ठीक है। तो पहले हम बात करेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, जिसका टाइम पीरियड था 1773 से 1857 ईस्वी तक रहा, ठीक है दोस्तों। इसमें हम मुख्यतः इन्होंने यानी कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुख्यतः 4 प्रकार के कानून को लागू किया। लागू तो वैसे बहुत सारे कानूनों को किया, लेकिन हम प्राय 4 महत्वपूर्ण कानूनों को देखेंगे, जिसमें हमारा था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है दोस्तों। अगला था 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, और 1813 का चार्टर अधिनियम, और 1833 का चार्टर अधिनियम। ये 4 हमें शायद पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है दोस्तों। तो हम चलिए एक सीरियल वाइज पढ़ना शुरू करते हैं। तो पहला हम बात करते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। 1773 का ये रेगुलेटिंग एक्ट। तो 1773 का रेगुलेटिंग जो एक्ट था, यह पहला अंग्रेजों द्वारा लिखित संविधान था। याद रखिएगा दोस्त, इसमें कहता है कि अंग्रेजों द्वारा बनाया गया ये प्रथम लिखित संविधान था। कौन? रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है दोस्त। अब कहता है कि इसके तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया। यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत, यानी कि 1773 के एक्ट के तहत क्या होता है कि बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल नाम दे दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे बात करते हैं कि 1774 ईस्वी में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया जाता है दोस्तों। अब रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की क्या किया जाता है दोस्तों? स्थापना किया जाता है। और जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन होते हैं? सर एलिजा एम्पे। ये मोस्ट बीबीआई क्वेश्चन है, आपसे पूछ दिया जाएगा कि 1774 के ईस्वी में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया था, और वह स्थापना कहाँ किया गया था? कलकत्ता में। और वहां के मुख्य न्यायाधीश के क्या नाम थे? तो हम क्या बोलेंगे? सर एलिजा इम्पे नाम थे, ठीक है दोस्तों। और उसके 3 अन्य भी न्यायाधीश रहे। कौन? चेम्बर्स, लिमेस्टर और हाइडल। ये 3 क्या रहे? इनके सदस्य रहे, ठीक है दोस्तों। आगे कहता है कि कंपनी के कर्मचारियों को निजी व्यापार भारतीय लोगों से उपहार लेना वर्जित। यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या करता है कि कंपनी के जो लोग हैं, यानी कि कंपनी में जो व्यक्ति काम करते हैं, वो अपना निजी व्यापार नहीं कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और वो भारतीय लोगों से किसी भी प्रकार का उपहार नहीं ले सकते हैं। ये 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या कर दिया गया? वर्जित कर दिया गया दोस्तों, ठीक है।
और इसके बाद क्या किया गया कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक व्यवस्था का गठन किया जिसको हम बोलते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और ये ही क्या करते थे, कंपनी पर अपना नियंत्रण स्थापित करते थे। यानी कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत एक कानून बना बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जिसमें ये सारे कंपनी पर यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उस पे अपना नियंत्रण स्थापित कर सकता था। ये मुख्य बातें थी कौन, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। ठीक है, तो हम एक बार और चर्चा कर लेते हैं कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था इसमें क्या किया गया, इसके अंतर्गत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया और 1774 ईस्वी में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किया गया। कहां पर किया गया था, कलकत्ता में किया गया था, जिसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा इम्पे थे और इनके 3 अन्य न्यायाधीश भी थे। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद क्या कहा गया कि 1773 के एक्ट के तहत यह कहा गया कि कोई भी व्यक्ति जो कंपनी में काम करता है वो अपना निजी व्यापार नहीं कर सकता है। दूसरा पॉइंट ये कहा कि वह किसी भी भारतीय लोगों से किसी भी प्रकार का उपहार नहीं ले सकता है, सदा ये क्या है, वर्जित है। तो हमारे रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ये मुख्य बातें थी। ठीक है, अब एक और एक्ट आता है जिसको हम बोलते हैं एक्ट ऑफ सेटलमेंट, यानी कि 1781 का एक्ट। ठीक है, ये एक्ट क्या होता है दोस्तों, ये जो रेगुलेटिंग एक्ट जो होता है ना, इसमें जो थोड़ी बहुत कमियां होती है उस कमियों को दूर करने के लिए यह एक्ट बनाया गया। तो इसमें ज्यादा कुछ समझने वाली बातें है ही नहीं, सीधे कहे आपसे पूछा जाएगा कि भाई एक्ट ऑफ सेटलमेंट का क्या मतलब है, तो सीधा मतलब है कि रेगुलेटिंग एक्ट में जिस भी प्रकार की कमियां थी उसको दूर करने के लिए एक एक्ट पारित किया गया जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्ट ऑफ सेटलमेंट यानी 1781 का एक्ट। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट, यानी कि 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट। इसके तहत अब यहाँ पे एक मोस्ट क्वेश्चन है आपके सामने कि ये पिट्स इंडिया एक्ट का क्या मतलब है। तो हम कहेंगे कि उस समय ब्रिटिश का प्रधानमंत्री कौन होता है, विलियम पिट्स होता है। यानी कि तत्कालीन समय में एक प्रधानमंत्री होता है ब्रिटिश का जिसका नाम होता है विलियम पिट्स, और इसी विलियम पिट्स के नाम पे इसका नाम रखा गया पिट्स इंडिया एक्ट 1784। ठीक है दोस्तों, अब कहता है कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत दोहरे प्रशासन का भी आरंभ हुआ, यानी कि पिट्स इंडिया एक्ट के तहत दोहरे प्रशासन की क्या हुई, दोहरे प्रशासन की आरंभ हुई। और दोहरा प्रशासन व्यवस्था क्या होता है, जैसे पहला हमारा था प्रशासन व्यवस्था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और दूसरा था हमारा बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का क्या काम था, तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का काम था कि ये व्यापारिक कार्यों में क्या करे, अपना हस्तक्षेप करे, यानी कि जो भी व्यापारिक कार्य है उसको संभाले, उसका देख रेख करे। और वही बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात करें तो ये राजनीतिक मामलों में काम करता था, यानी कि राजनीतिक संबंधित किसी भी प्रकार की समस्या का देख रेख कौन करता था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक है दोस्तों, तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो जैसा कि हमने आपको पहले दो अधिनियम बताए थे, जिसमें पहला था हमारा 1773 का ये क्या कहते हैं, रेगुलेटिंग एक्ट। और रेगुलेटिंग एक्ट के तहत क्या हुआ था दोस्तों, रेगुलेटिंग एक्ट जो था पहला लिखित संविधान था और इसके तहत ही रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ही क्या हुआ था, 1774 ईस्वी में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की क्या किया गया था, स्थापना किया गया था। और उसके मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर एलिजा इम्पे थे और इनके 3 और न्यायाधीश थे। ठीक है, उसके बाद हम पढ़े थे क्या, एक्ट ऑफ सेटलमेंट, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट में जो कमियां थी उसको सुधार करने के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट को लागू किया गया था। ठीक है, अब उसके बाद अब हम बात करेंगे चार्टर अधिनियम 1813। क्या पढ़ेंगे, चार्टर अधिनियम 1813। अब इसमें इस अधिनियम के तहत क्या क्या प्रावधान किया गया और क्या क्या बातों को रखा गया, इस प्रकार से है। इसमें कहता है कि कंपनी के अधिकार पत्र को 20 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया, यानी कि कंपनी का जो अधिकार था उसको 20 वर्षों के लिए क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। लेकिन वहीं
भारत के साथ जो कंपनी का एकाधिकार था उसको क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, कहता है भारत के साथ व्यापार करने का एकाधिकार को क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। ठीक है, लेकिन ये जो कंपनी था, तो ये कंपनी उस टाइम पीरियड में सिर्फ एक भारत से ही थोड़ी व्यापार करता था, बहुत सारे ऐसे देश थे जिससे वो व्यापार करता था कंपनी। तो भारत से एकाधिकार समाप्त कर देने हो भी जाने से उतना कुछ ज्यादा खास प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि कंपनी किससे व्यापार करता था, चीन से करता था। वो चाय का व्यापार करता था और चाय के व्यापार के लिए उसके पास एकाधिकार भी था। ठीक है, वही बात यहाँ पे कह रहा है कि कंपनी को चीन के साथ व्यापार करने का एकाधिकार था, तो वहां से भी अपना वो कमाई कर सकता था, अपना मुनाफा कर सकता था। हाँ, यहाँ भारत से थोड़ा बहुत क्या हुआ, इनको नुकसान झेलना पड़ा होगा क्या। अब इसके बाद इस अधिनियम के तहत कहता है कि भारत में शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान भी किया गया। यानी कि कहीं ना कहीं अगर हम बात समझे और हमें अपने इतिहास को उलट के देखे, तो शिक्षा के विकास में भी अंग्रेज का एक अहम रोल रहा है दोस्तों। क्योंकि अंग्रेज ने जैसे अभी कहा ना इसमें कि भारत में जो शिक्षा पर जो खर्च होगा 1 लाख रुपए, इसका देने का प्रावधान भी किया गया। तो कहीं ना कहीं शिक्षा को उन्नत दौर में लाने के लिए अंग्रेज ने अहम भूमिका निभाया। ठीक है, तो ये बातें थी चार्टर अधिनियम के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, क्योंकि देखो मोटे ज्यादा पढ़ लेने से कुछ नहीं होता है, वो बात आप पढ़ो, मोटे तौर पे पढ़ो, मोटी बातें पढ़ो जो शायद क्या हो एग्जाम में पूछे। और ज्यादा पढ़ने से क्या होता है, आप कुछ ना तो सीख पाओगे ना तो समझ पाओगे। हाँ, थोड़ा ही पढ़ो लेकिन बेहतर तरीके से पढ़ो जो तुम्हें क्या हो जाए, याद हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो यही हमारा था क्या, चार्टर अधिनियम 1813 का। तो सीधे बोलेंगे चार्टर अधिनियम 1813 के तहत क्या हुआ, कंपनी को 20 वर्षों के लिए क्या कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। और उसके बाद भारत के साथ जो एकाधिकार था उसको खत्म कर दिया गया। और लेकिन यहाँ पे कंपनी को किसके साथ व्यापार था, तो चीन के साथ था। किस चीज के लिए, तो चाय के लिए। और इसी में क्या 1813 के अधिनियम के अंतर्गत भारत में शिक्षा के हेतु 1 लाख रुपए देने का क्या किया गया, प्रावधान किया गया। ठीक है, आगे हम बात करते हैं चार्टर अधिनियम 1833। इसके तहत कहता है कि बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। हमेशा याद रखिएगा कि इसमें चार्टर अधिनियम 1833 में ये कहा गया है, यानी कि ये बताया गया, यह कानून लागू किया गया कि बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा पहला पॉइंट है। अब कहता है कि भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक था। हमेशा याद रखिएगा कि 1833 के तहत जब बंगाल के गवर्नर को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया, तो उस समय प्रथम भारत का गवर्नर जनरल कौन बना था, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और याद रखिएगा यही बंगाल का अंतिम गवर्नर होगा, गवर्नर, क्योंकि ये बंगाल का अंतिम गवर्नर होगा तभी तो ये भारत का गवर्नर जनरल बना होगा। तो यहाँ से 2 पॉइंट होंगे कि भारत का गवर्नर जनरल कौन था प्रथम, तो क्या बोलेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। और वही पूछेगा कि बंगाल का गवर्नर कौन था, तो क्या बोलेंगे, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ही था। ठीक है, और कहता है कि उस समय यानी कि उस समय क्या आता है कि राजनीतिक कार्यक्रम के लिए उस समय 3 सदस्य ही थे। यानी कि इससे पहले 3 ही सदस्य थे, लेकिन अब क्या गया, उस 3 सदस्य में एक सदस्य विधि सदस्य को भी जोड़ा गया। और इसका अध्यक्ष कौन था, लॉर्ड मैकाले था दोस्तों। और दास प्रथा को गैर कानूनी घोषित किया गया इसी अधिनियम के तहत। और क्या कहता, सिविल सेवकों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा का भी आयोजन करने का प्रावधान किया गया। किस अधिनियम के तहत, तो चार्टर अधिनियम के तहत। ये हमारे ये 4 प्रमुख बातें थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा 4 प्रमुख कानून लगाए जाने का। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसके बारे में, महारानी के बारे में बात करेंगे। महारानी यानी कि क्राउन के बारे में, जो क्या था 1857 से 1947 तक इनका कानून लागू होगा। ये इतना कानून जो था ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत था
अब जो कानून लागू होगा वो किसके अंतर्गत आएगा, ब्रिटिश यानी क्राउन के कानून के अंतर्गत आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।